हेलो दोस्तों, मैं हूं लुकमान खान। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हम लोग जीआईसी की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 2 वीडियो देखे थे। उसमें जो एक इनऑर्गेनिक का, एक ऑर्गेनिक का। आज से मैं फिजिकल स्टार्ट करने वाला हूं, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही लेंथी जाता है और इसमें क्या रहता है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसको कैसे आसानी से किया जा सके, तो वो मैं आज आपको यहाँ से स्टार्ट कराने वाला हूँ। 2-3 क्लासों में इसको मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर स्टार्ट कर देंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो चैप्टर का नाम है गैसेस स्टेट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो चैप्टर का नाम है गैसेस स्टेट, ठीक है, गैसेस स्टेट। ये वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पर हम ज़्यादा थ्योरेटिकल ना जानकर हम सीधा फॉर्मूले और क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन हमारे हो सकेंगे एग्ज़ाम में। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। तो यहाँ से देखो, अगर तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, PV इज इक्वल टू यहाँ पर K आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये बन जाएगा V इज इक्वल टू K अपॉन P। K कोई कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ से ये बन के ये PV बराबर K आ जाएगा। इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि अगर 2 गैसेस हैं, F2 गैस, तो क्या होगा, उनके वॉल्यूम V1 से, एक V1 है एक V2 है और दूसरा हमारा प्रेशर है P1 और P2, ठीक। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, यानी P1 V1 इज इक्वल टू K और P2 V2 इज इक्वल टू K। तो दोनों K के इक्वल रहेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आएगा। ये किसका है? ये हमारा बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ये जो है हमारा बॉयल्स लॉ, और इसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ल्स लॉ पर। चार्ल्स लॉ पे क्या होता है? चार्ल्स लॉ में देखिए, इसमें क्या रहेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर। इसमें प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो ये क्या होता है, इसमें जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T के। इसमें किसके प्रोपोर्शनल होगा, T के। यानी वॉल्यूम आप अगर गैस का बढ़ाएंगे तो यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर। तो यहाँ से हो जाएगा V इज इक्वल टू KT और यहाँ से निकल के आएगा V अपॉन T इज इक्वल टू K। कुछ इस टाइप से ये बन जाएगा। लेकिन फिर से इसमें यही रहेगा कि अगर आप 2 गैसेस ले लेते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये ये चार्ल्स लॉ हो गया और ये कौन सा, ये बॉयल्स लॉ हो गया। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहेंगी, इन्हीं से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसमें क्या हो गया, आप देखो, यहाँ बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ, और अगला वाला जो रहता है गैलुसाक लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इज इक्वल टू KT हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, P अपॉन T इज इक्वल टू K। फिर इसमें भी वही P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक है। ये 3 रूल हो गए हमारे। एक हमारे बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और ये इक्वेशन बन के आएगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर इक्वेशन बन के आएगी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और फिर उसके बाद हम लोगों ने गैलुसाक लॉ में देखा कि ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और यहाँ कांस्टेंट क्या रहता है, एट कांस्टेंट क्या हम लोग फिक्स रखेंगे, यहाँ वॉल्यूम को फिक्स रखेंगे। यानी प्रेशर डायरेक्टली, यानी प्रेशर
बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर। तो यहाँ से ये इक्वेशन लाने के बाद फाइनली क्या बन के आएगा, P1/T1 P2/T2। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे एक रूल और बता देता हूँ इसको कंबाइन करके। ये ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब जो हमारा लास्ट रहेगा एवोगैड्रो लॉ। इसमें क्या बताया गया है कि अगर जो वॉल्यूम होता है हमारा गैस का वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। इसका मतलब क्या हुआ, V = KN। इसका मतलब क्या हुआ कि V अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, N = K। या इसी को लिखना चाहें दो गैसों के लिए, V1/N1 V2/N2। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे हो जाएंगे। अब इन सबको चारों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद बनती है हमारी आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है फॉर N मोल के लिए, ये हो जाती है PV = nRT। क्या होगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम लोग, PV = nRT। यहाँ पर क्या होगा, P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, N क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है गैस कांस्टेंट, और T क्या रहेगा टेम्परेचर। जहाँ पर R की वैल्यू जो रहेगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। क्या इंपॉर्टेंट है कि R की वैल्यू आप ये ले सकते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये वैल्यू एग्ज़ाम में थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके आप यहाँ पर इसकी जगह पर 25/3 ले सकते हैं। इतनी वैल्यू ना लेके आप ये वाली वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। इसको डिवाइड करने पर लगभग इतना ही आता है। तो एक दूसरी वैल्यू जब जूल में आंसर लाना होगा हमको, तो ये वाला R रखेंगे। अगर हमको इसमें लाना होगा 0.0821 लीटर ATM, यानी वॉल्यूम यानी लीटर ATM और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये यूनिट में लाना होगा, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, R के जगह पर ये रखना होगा। और अगर हमको यहाँ पर 1.98 ये हमारी कैलोरी में वैल्यू होती है। ठीक है, ये कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाली जो R की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा सिंपल करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/12 इसको ले सकते हैं। और इसको अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं, इसको हम लोग अप्रॉक्स 2 ले सकते हैं। यानी जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये 8.314 अगर जिनसे हो जाता है अच्छी बात है, इसी से कर लें, और जिनसे नहीं होता है कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आप इतनी वैल्यू इसकी जगह पर लिख सकते हैं। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/12, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं ये। तो कुछ इस तरीके से रहेंगे। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, तो ये चारों लॉस हो गए। अब इन सब के हम लोगों को क्या देखना है, ग्राफ। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, पहले मैं इनके सबके ग्राफ बनाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे ग्राफ, इनके सबके ग्राफ में क्या है। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखने वाले हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बॉयल्स लॉ में होता क्या है कि हमने देखा कि बॉयल्स लॉ PV = होता है K। सारे ग्राफ हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। PV बराबर क्या होता है, nRT। तो यहाँ देखो PV बराबर क्या लिखा है हमने, K लिखा है, या इसी को हम K की जगह पर देखो इतना है तो वैल्यू है। PV बराबर कितना होता है nRT, और nRT यहाँ पर देखो PV = कितना है K, और तो इसका मतलब क्या होगा कि K = कितना है nRT। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ये अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगी 1/B, और ये क्या हो गया K। तो देखो हम लोग जानते हैं कि V = mx + c किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देखो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, P y एक्सिस पे P रहेगा, और यहाँ पर ये x की जगह पर कितना है, ये वैल्यू है, और ये तो m जो है हो गया हमारा K। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या हो जाएगा 1/V के बीच में।
अब देखो यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, यानी सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, और 0 होगा इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछने वाला है, ज़्यादातर आपको पूछेगा क्या, आपको पूछेगा देखो ये बताओ, कहेगा P1/V है और ये T1 T2 T3 इस तरीके से आपको दे देगा और बोलेगा बताइए कि क्या रिलेशन है T1, ऐसे ऑप्शन दे देगा T1 = T2 = T3। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा T1 > T2 > T3। तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा T1 < T2 T2 < T3। इस तरीके से बोलेगा कि T1 T2 T3 में आपको रिलेशन बताना होगा कि कौन सा रिलेशन सही है ग्राफ को देखकर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या होता है कि PV बराबर क्या है nRT, यानी K बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, T बढ़ेगी, यानी K यानी स्लोप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा हमारा, T बढ़ेगा। तो यहाँ देखो ये इसका स्लोप, ये इसका स्लोप, ये इसका स्लोप, तो सबसे बड़ा स्लोप किसका है, देखो ये T3 का हो गया, ये किसका हो गया T2 का, ये किसका हो गया T1 का। तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा ग्राफ किसका आ रहा है, T1 का स्लोप आ रहा है। तो इसका मतलब T1 सबसे ज़्यादा, उससे कम T2, फिर उससे कम T3, तो यानी T1 T2 T3 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आपको ऐसे न दे के वो कुछ इस तरीके से ग्राफ दे दे, ये बोलेगा P1/V और बोलेगा यहाँ पर N3 N2 N1 इस तरीके से ग्राफ दे दिया और बोलेगा बताइए आप में वो इसमें रिलेशन क्या है, ये N1 < N2 < N3 या फिर N1 N2 N3 या फिर आपको दे सकता है कि N1 = N2 = N3। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे क्या, यहाँ देखिए यहाँ रिलेशन क्या है, PV = nRT। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये किसके बराबर था, एक मिनट, ये PV = K = nRT। ठीक है, तो अगर K बढ़ेगा तो N बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अगर आपका स्लोप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा हमारा, N बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसका स्लोप, ये इसका स्लोप, ये इसका स्लोप, तो सबसे बड़ा वाला स्लोप किसका है, N3 का। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, N3 का, फिर उससे कम N2 का, फिर N1 का, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉयल्स लॉ के ग्राफ को हम लोग करेंगे। अच्छा, इसी को हम लोग और अगर अच्छे से देख लें दूसरे तरीके से ग्राफ को कैसे कर सकते हैं। अगर ग्राफ इनके बीच में, किनके, PV और V के बीच में खींचा जाता है तो लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो वो तुमको बोल देगा एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, ये है आपका T3, ये है T1 T2 और ये क्या है T1। तो बोलेगा बताइए रिलेशन बताइए, ये वाले ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो इसमें बताना होगा, तो देख के बताइए। देखिए PV बराबर क्या होता है nRT और ये क्या होता है K। ठीक, तो यहाँ पर K की तो वैल्यू है नहीं, यहाँ पर क्या, यहाँ स्लोप तो है नहीं, यहाँ पर क्या है PV की वैल्यू। PV की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी, T की वैल्यू बढ़ेगी तो PV की बढ़ेगी। तो यहाँ देखो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया PV और ये इसका हो गया। तो बताओ सबसे ज़्यादा किस में है, T3 में है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, T3, फिर उससे कम T2, फिर उससे कम T1। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा इस ग्राफ के लिए। और ये पूछता भी है ये ग्राफ किसका है, तो आपको क्या बताना है ये किसका ग्राफ है, बॉयल्स लॉ का, क्योंकि हम लोग निकाल किससे रहे हैं, PV = nRT यानी PV के। तो ये PV वाला किस में रहता है, बॉयल्स लॉ में। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। एक और हो सकता है इसका तरीका ग्राफ बनाने का, क्या हो सकता है कि आप इस तरीके से ले लें कि PV = K, तो दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, आप लॉग लेंगे तो हो जाएगा PV = K। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा log K।
तो जब लॉग लेंगे, यहाँ देखिए एक फार्मूला पता होगा आपको, log m n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा log p प्लस log v इज इक्वल टू log k। ठीक, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो अगर मैं लिखूं इसको तो ये बन जाएगा log p और इज इक्वल टू log k माइनस log v, इस तरीके से। अच्छा, एक इक्वेशन आप लोगों ने ऐसे भी पढ़ी होगी, mx माइनस सी वाली। यहाँ पर स्लोप कैसा रहेगा, निगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा रहेगा, निगेटिव। यानी इसका ग्राफ अगर हम खींचें तो यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, ये log k और यहाँ क्या आएगा log p, और ये आएगा स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन कैसे आएगा, नीचे से, ऊपर से नीचे, इस तरीके से नेगेटिव में। तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। तो ये कुछ बॉयल्स लॉ के ग्राफ होते हैं। ठीक है, एक और लास्ट अगर मैं देखूं, लास्ट एक और इसका आ जाता है ग्राफ, वो p और v के बीच का होता है। देखिए क्या होता है, ये p और v के बीच का ग्राफ हम लोग लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक मिनट थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये जो अभी हमने लिखा है यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू log k, तो इसको थोड़ा ऐसे करके लीजिएगा। क्या होगा, यहाँ पर p और log v हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log k। ठीक है, अगर इसको मैं बनाऊँ तो यहाँ हो जाएगा p और ये हो जाएगा आपका, हाँ, log k माइनस का log v। इस तरीके से मैंने बताया कि आपको इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज़ को। जब इस तरीके से लिखेंगे तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से खींचें log p और log v के बीच में, तो ये ग्राफ तब भी ऐसा आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था। अब उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि एक ग्राफ ऐसा होता है कि p और v के बीच में, p और v के बीच में होता है, तो वो बॉयल्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो वहाँ एग्ज़ाम में तुमको ग्राफ बना के देगा, बस क्या होगा, वो रिलेशन पूछता है कि टेम्परेचर में रिलेशन बताओ, इसमें बताओ। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, T1 है, यहाँ क्या है, T2 है, यहाँ क्या है, T3 है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या है, पी वी इज इक्वल टू कितना होता है, एन आर टी बराबर क्या है, के। तो यहाँ पर देख के बताइए, ये क्या है कि जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर, ये इसका देखिए कुछ इस तरीके से है। तो यानी P बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, T बढ़ेगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, T3 का, फिर उससे कम T2 का, फिर उससे कम T1 का। कुछ इस तरीके से इसका भी रिलेशन आ जाएगा। तो ये सारे ग्राफ जो हैं हमारे बॉयल्स लॉ के हैं। अब हम लोग ग्राफ जो पढ़ेंगे वो चार्ल्स लॉ के पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि देख लीजिए आप लोग इसको, चार्ल्स लॉ में क्या होगा, चार्ल्स लॉ में था हमारा क्या, प्रेशर कांस्टेंट था, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी के। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर के टी, V बराबर क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ हमें खींचना है। ये भी देखिए, ये यहाँ पर हो जाएगा y और ये हो जाएगा mx और प्लस c की जगह पर क्या है, 0। यहाँ पर c ले लीजिए, यहाँ c की जगह क्या रहेगा, 0। तो यहाँ ग्राफ जो खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v और t के बीच में, v और t के बीच में ग्राफ आएगा कैसा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ से इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर यहाँ से v इज इक्वल टू निकालें तो हो जाएगा एन आर टी अपॉन में p, और ये क्या हो गया हमारा k के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके निकालें तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से जब निकल के आएगा तो ये ग्राफ बना। अब तुमको ये पूछेगा कि ये बताओ कि इस तरीके से ग्राफ है, P1 है, P2 है,
P3 है, ठीक है। और ये V और T के बीच में ग्राफ खींचा गया है, V और T के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो P1 P2 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से देख के बताएं। अगर K बढ़ेगा तो P घटेगा, K बढ़ेगा तो P घटेगा। तो यहाँ से देखो, ये इसका स्लोप हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका P कम। तो इसका मतलब यहाँ से देख के बताएंगे हम लोग, स्लोप सबसे ज़्यादा है P1 का, इसका मतलब P1 इज लेस देन P2 इज एंड P3। तो इस तरह से ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अगर यही वाला ग्राफ हम कुछ इस तरीके से खींचते V और T के बीच में, और यहाँ से कुछ इस तरीके से पूछता N1 N2 N3, इनके बीच में रिलेशन पूछेगा, तो यहाँ से देख के बताओ ये क्या है, V और ये N, यानी K बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, N बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये इसका स्लोप, ये इसका स्लोप, ये इसका स्लोप, तो इसका मतलब K ज़्यादा यानी स्लोप ज़्यादा, तो N की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा रहेगी तो इसका मतलब N1 इज़ ग्रेटर, सबसे ज़्यादा N1 का, फिर N2 का, फिर N3 का। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएंगे। ये हो गए चार्ल्स लॉ के ग्राफ, ठीक है। ये सारे ग्राफ हैं, ये बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। एक और लास्ट रह गया है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और वो कौन सा है, वो हमारा गैलुसाक वाला है, यानी V, ये गैलुसाक वाला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वाला। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए V इज इक्वल टू KT हो जाता है, V इज इक्वल टू, एक मिनट, V इज इक्वल टू KT नहीं होगा, यहाँ पर ये रहेगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P इज इक्वल टू KT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये बनेगा P और T के बीच का ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसमें भी वही चीज़ पूछेगा, आपको 3 बना देगा, और 3 बनाने के बाद में यहाँ से पूछ सकता है आपको N1 N2 N3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बन जाएगा P अपॉन T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PV बराबर NRT ये होता है। यहाँ से अगर T नीचे ले आएंगे तो बनेगा NR अपॉन में V, ठीक है। और ये बराबर क्या है, K, यानी K बढ़ेगा तो N बढ़ेगा। तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N3, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर हम यही वाला ग्राफ इस ऐसे पूछ देते P और T, और यहाँ लिख देते वॉल्यूम V1, यहाँ लिख देते V2, और यहाँ लिख देते V3, तो यहाँ से देख के बताइए ये क्या है हमारा, यहाँ से तो P अपॉन T लिखा है, और ये अगर V बढ़ेगा यानी K बढ़ेगा तो V कम होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि हमारा P अपॉन T इज इक्वल टू क्या था, NR अपॉन में V इज इक्वल टू K। तो यानी K बढ़ेगा तो V कम होगा। तो ये स्लोप इसका, ये स्लोप इसका, ये स्लोप इसका। तो बताओ, देख के बताइए आप लोग क्या होगा, जहाँ यहाँ पर K किस सबसे ज़्यादा स्लोप किस में रहेगा, V1 में, फिर उससे कम V2 V3 में। लेकिन रिलेशन कैसा है, अपोजिट रहता है। अगर K बढ़ेगा तो V क्या हो जाएगा, कम। तो रिलेशन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका है, V1 का स्लोप, तो इसका मतलब ये सबसे कम होगा, और ये उससे ज़्यादा V2 और उससे ज़्यादा V3। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आते हैं। और ये ग्राफ जो आपको देखने होंगे, ठीक है, ये किसके किसके बीच में रहेगा, ये हमारा कौन सा था, वो गैलुसाक वाला। ये कैसा है, ये सब गैलुसाक वाला रहेगा यहाँ तक। और ये हमारा क्या था, चार्ल्स लॉ में था, और ये कैसा था, ये बॉयल्स का था, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा करना था। तो आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 4.4 ग्राम CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, ये वेट दिया है, ये CO2 का निकालना है हमें, और यहाँ क्या है, टेम्परेचर दिया है, यहाँ क्या दिया है, प्रेशर। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या इक्वेशन लगाएंगे, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर हमको N पहले पता करना होगा। N कैसे पता होता है, मोल, कैसे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना है, 4.4, ठीक है। और हमारा CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 44 होता है। और R की वैल्यू
देखो पहले टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 27 और केल्विन में बदलने के लिए इसमें 223 ऐड कर देते हैं और यहाँ बन जाता है 300 केल्विन। ठीक, तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एटीएम लीटर वाला दिया, मैंने आर की 3 वैल्यू लिखाई थी और मैंने कहा था 0.081 लीटर एटीएम ये होती है, इसकी वैल्यू की जगह पर हम 1/12 रख सकते हैं, इतना मैंने बताया था। तो यहाँ पर इजीली हम लोग इसको यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर कितना रखेंगे 300। और ये क्या निकालना क्या है हम लोगों को, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ये इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। या इसको और सॉल्व करेंगे, ये यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ बचेगा 30/12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा 6, 12 25 60, 2.5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम लीटर में। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो पी वी बराबर nRT यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आ बैलून इज फिल्ड विद H2, एक गुब्बारा है जिसमें क्या हाइड्रोजन गैस भरी गई है रूम टेम्परेचर पर। इट विल बी बस्ट इफ प्रेशर एक्सीड, ये बढ़ जाएगा कह रहा अगर 0.4 प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए बार। इफ इट 1 बार द गैस ऑक्यूपाइड 2 वॉल्यूम ऑफ लीटर, व्हाट वुड द वॉल्यूम, यानी हमें निकालना क्या है वॉल्यूम, एक वॉल्यूम दिया है, निकालना वॉल्यूम है दूसरा। तो यानी देखिए ये इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। भाई दो आपको प्रेशर दिया है, ठीक है, और एक वॉल्यूम दिया है, तो दूसरा वॉल्यूम हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए प्रेशर पहला आपका कितना है, यहाँ पर 1 बार, और ये कितना है ये हमें निकालना है, ये दिया हुआ है ये निकालना है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.4 और ये कितना है V2, V2 दिया है 2 लीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं क्या निकालना, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, नहीं ये नहीं दिया, हमें ये दिया है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/0.4। तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ेगा और 5 आंसर आ जाएगा। तो V2 बराबर 5 लीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत इजी रहेंगे क्वेश्चन, सिर्फ क्या फार्मूला बेस रहेगा, P1 इज इक्वल टू P2 V2 रख के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे दूसरे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसमें दिया गया है कि ये 3 वॉल्व बने हैं, वॉल्व बने हैं, एक 1 2 3। अब इसमें क्या रखा है, इस वाले में हीलियम गैस भरी है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 4 लीटर वॉल्यूम है इसका। फिर इस पर एक कॉर्क लगा है, अभी ये बंद है, इधर की गैस इधर नहीं जा रही। और इसमें भरी है नाइट्रोजन गैस कितने एटमॉस्फेयर पर, 0.2, और इसका वॉल्यूम कितना है 8 लीटर यहाँ तक। और इसमें क्या हो गया, यहाँ पर देख के बताइए, यहाँ कितना है, आर्गन गैस भरी है 2 एटमॉस्फेयर पर, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करना है द प्रेशर ऑफ हीलियम गैस, हीलियम गैस का प्रेशर निकालना है आफ्टर ओपन वॉल 1। इसको कह रहा हटा दीजिए आप, और हटाने के बाद जो प्रेशर बनेगा नया, उस प्रेशर को निकालिए। फिर दूसरा कह रहा है द प्रेशर ऑफ द हीलियम गैस, हीलियम गैस का आफ्टर ओपन वॉल्व, ये हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए। ये जब हटा देंगे तो कितना बनेगा इसका, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हर क्वेश्चन में हम कहाँ तक पता करते रहेंगे कि कौन सा बॉयल्स लॉ से लगेगा क्वेश्चन, कौन सा चार्ल्स लॉ से लगेगा। तो ये सब ना जानकर एक बात समझ लीजिए, आप कोई कंटेनर है उसमें गैस भरी है अगर, ठीक है, तो गैस भरी है A और B, इस तरीके से गैस भरी है, जो कि रिएक्शन नहीं करने चाहिए, नॉट रिएक्टेड। ठीक है, नॉट रिएक्टेड, एक दूसरे से रिएक्शन ना करें। तो इनमें क्या होगा, जो मोल्स ऑफ इनिशियल मोल बराबर होता है फाइनल मोल, इससे पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। सिर्फ क्या ध्यान में रखना है आपको, इनिशियल मोल किसके बराबर होगा, फाइनल मोल के। अगर इतना आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे,
यहाँ क्या बताया है, यहाँ पर देखिए इनिशियल मोल, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो n बराबर क्या होता है, PV बराबर होता है nRT, PV बराबर क्या होता है nRT, और यहाँ n बराबर अगर निकालें तो PV अपॉन में RT, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा PI1 PI और VI अपॉन में RT, ठीक है। यहाँ कहीं टेम्परेचर की बात नहीं की गई है, तो चाहो तो पहले ही हटा दो, लेकिन बाद में हटाओ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल वाला प्रेशर, और यहाँ भी फाइनल वाला वॉल्यूम, और क्या हो जाएगा RT। तो RT फिक्स है, इसका हमारे पास कोई काम ही नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें ये क्या चाहिए, PI चाहिए, VI चाहिए, और क्या चाहिए, P फाइनल और V फाइनल चाहिए। तो देखो जब कह रहा है कि ये वॉल्व हटा दो, जब जैसे ये वॉल्व हटाएंगे तो यहाँ से ये गैस मॉलिक्यूल जो यहाँ भरे हुए हैं ये कहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम पहले 4 लीटर था, अब गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 + 8 हो जाएगा फाइनल, इनिशियल वाला 4। तो यहाँ पर और प्रेशर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका प्रेशर है 6 atm, यहाँ पर कितना है 6 है, और इनिशियल वॉल्यूम है 4, और फाइनल प्रेशर आपको पूछा है, तो फाइनल प्रेशर अभी बताना है हम लोगों को। और ये इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 + 8। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ एक्सपेंड होगी तो ये कितना हो जाएगा, इसका दोनों ऐड हो जाएंगे वॉल्यूम। तो यहाँ 4 + 8 = कितना आ जाएगा, 12। तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ 4 और यहाँ आएगा 3, और ये इसको और सॉल्व करोगे तो PF = 6/3 PF = 2 आ जाएगा atm। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इतना बचेगा हमारा 2 एटमॉस्फेयर। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोला है द प्रेशर ऑफ हीलियम गैस आफ्टर ओपन वॉल्व 2। आप दूसरा वाला वॉल्व भी क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। दूसरा वाला वॉल्व का मतलब ये वाला वॉल्व ओपन करेंगे, तो यहाँ से ये पहले ओपन होने के बाद में कहाँ पहुँच चुकी थी, यहाँ। अब इसको भी हटा देंगे आप, तो गैस कहाँ से पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब वॉल्यूम हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, तो 4 + 8 + 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 और 16 हो जाएगा। तो नया वाला फिर से लगेगा वही, इनिशियल इतना ही था तो यही फॉर्मूला लगेगा, इनिशियल वाला P1 I1, और यहाँ क्या P फाइनल और V फाइनल। तो यहाँ से देखो यहाँ कितना है हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा प्रेशर हमारा 6 था, वॉल्यूम इनिशियल में 4 था, और फाइनल में क्या हो जाएगा, प्रेशर हमें निकालना रहेगा, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 16। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 16, और ये PF = कितना आ जाएगा 6/4। इसका मतलब कितना हो गया 3/2। इसका मतलब क्या हो गया, PF = 1.5 atm। ये फाइनल वाला प्रेशर निकल आएगा इस तरीके से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना था। जैसे पहला वॉल्व हटाया तो यहाँ तक गैस फैली, और यहाँ तक इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल कर दिया मैंने, और उसके बाद में क्या किया, सबके इनिशियल के वॉल्यूम रख दिया और यहाँ पर फाइनल वाला वॉल्यूम रख दिया, यहाँ से फाइनल प्रेशर निकल आया। जब यहाँ से यहाँ एक्सपेंड होगी तो पूरा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद यहाँ लिख देंगे और यहाँ से फाइनल प्रेशर निकल आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, अ वेसल ऑफ 90 ml कैपेसिटी कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ द गैस, यानी वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम आपको 90 ml दिया है एट 35 डिग्री सेल्सियस 4 बार। ये इनिशियल प्रेशर है आपका, ठीक है। इस ट्रांसफर टू दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है वेसल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, और उसमें कितना वॉल्यूम है 180 वॉल्यूम एट 35 डिग्री, यानी टेम्परेचर आपका सेम रखा गया है, और यहाँ पर कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर चेंज हो रहा है। तो क्या हो गया, टेम्परेचर जिसमें फिक्स रखते थे और वो, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल। हमें नहीं पता कब बॉयल्स लॉ लगाना है या चार्ल्स लॉ, हमें सिर्फ ये पता है कि इनिशियल वॉल्यूम को फाइनल वॉल्यूम के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा PI/VI अपॉन में RT = P फाइनल V फाइनल अपॉन में RT।
तो यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ देखिए RT और RT ये क्या रहेगा, एक कांस्टेंट है, तो इसका हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर P इनिशियल प्रेशर कितना है, 4 है, वॉल्यूम कितना है हमारा इनिशियल वाला 90, और यहाँ फाइनल वाला प्रेशर हमको निकालना है, और वॉल्यूम कितना है 180। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2, तो यानी फाइनल प्रेशर बराबर निकल के आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 82 में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ से और सिर्फ क्या करना है, इनिशियल मोल के फाइनल मोल के इक्वल कर देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है, ऐसा सिर्फ हम लोग तभी करते हैं जब हमारा क्या हो, गैस एक दूसरे में रिएक्ट ना कर रहे हो। अच्छा, अब देखिए इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए इसमें कोई गैस भरी है PVNRT, ठीक है, ये गैस को अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर आप देखें तो इस गैस में जो भी 2-3 गैसें मिला लीजिए आप, A गैस मिला लिया, B गैस मिला लिया। A गैस के सपोज दैट 2 मोल हैं और इसके कितने हैं, 3 मोल हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या चेंज होगा, इसमें देखिए क्या वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं, वॉल्यूम आपका A गैस का भी उतना ही रहेगा, B गैस का भी उतना ही रहेगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में रखे गए हैं दोनों, तो इसलिए वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका मोल जो रहेगा टोटल वाला, यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा V। और अगर हम बात करें मोल की, Na और ये क्या है Nb, इसका मोल है और इसका, तो ये क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। लेकिन ये तब करेंगे जब रिएक्शन ना हो रही होगी। ठीक है, रिएक्शन ना हो, ऐसी गैस लें जो रिएक्ट ना करें, तो ऐसा क्या हो जाएगा हम लोगों को इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन से समझते हैं, से मान लेते हैं कि 1 मोल हमारे पास नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, या कोई और ले लेता हूँ, 1 मोल CO है और 2 मोल CO2 है। 1 मोल CO है, 2 मोल क्या है CO2 गैस है। तो अब इनको क्या निकालना है, हमें निकालना होगा इनका, जैसे आपका टेम्परेचर दे दिया कि 27 डिग्री सेल्सियस पर आप टेम्परेचर पर निकालिए, इनका प्रेशर निकालना है। इनका क्या निकालना है, प्रेशर। और वॉल्यूम इसका ले लेते हैं हम लोग 3 या जो भी ले लेते हैं 10 लीटर, वॉल्यूम 10 लीटर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PV बराबर NRT, तो ये P टोटल V टोटल होता है और T टोटल, T तो होता है ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P टोटल हमें निकालना है प्रेशर, वॉल्यूम कितना दिया है 10, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और यहाँ मोल कितना हो जाएगा, मोल इसका और इसका ऐड हो जाएगा, क्योंकि मोल इसमें क्या हो जाएगा, ये मोल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और R की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग कितनी 1/12, और यहाँ कितना हो जाएगा 300। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 12, और ये कितना हो जाएगा 30/4। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, हाँ इतना लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर ATM में आ जाएगा आपका, किस में आ जाएगा, ATM में। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो अब हम लोग आगे इसके आगे पढ़ने वाले हैं डाल्टन लॉ। आप लोग इसको नोट करें और फिर हम लोग ये डाल्टन लॉ को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब इसमें क्या बताया था, इन्होंने बताया कि आप क्या ले लीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। और कंटेनर में क्या हो गया कि कई सारी गैसें, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर भर लिया, A गैस, B गैस, C गैस, ऐसे बहुत सारी गैसों का मिक्सचर भर लिया इन्होंने। तो इस एक ही कंटेनर में सारे लिखे। तो इन्होंने कहा जो अलग अलग गैसों का जो पार्शियल प्रेशर होगा, अलग अलग पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और ये गैस कैसी हों, जो एक दूसरे से
रिएक्ट ना करें, नॉट रिएक्टेड। इनका कहना था कि रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो इनका जो प्रेशर होगा अलग अलग गैस का, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस, डॉट डॉट, ऐसे कितनी भी गैसें का आप मिक्सचर ले लीजिए तो वो क्या बताया कि टोटल प्रेशर के बराबर होता है। फिर सवाल उठा कि भाई कि हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे। जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल, ठीक है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है आपका मोल फ्रैक्शन इनटू में आपका रहेगा टोटल प्रेशर। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या बताया इन्होंने कि एक कंटेनर हो, उस कंटेनर में क्या लेनी है हम लोगों को, गैसें लेनी है। वो ऐसी गैस होनी चाहिए जो रिएक्ट ना करे। वो ए बी सी कितनी भी आप गैसें ले सकते हैं, और उनका जो पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो गैस के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू क्या होगा, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना सब ना करके हम लोग एक नोट करके बात में ध्यान रखेंगे, और ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या नोट करके कि जो रेशियो ऑफ मोल का रेशियो जो होगा, दो गैसें हैं उनका मोल का रेशियो बराबर होगा प्रेशर का रेशियो। मोल का रेशियो किसके बराबर होता है, प्रेशर। अगर हमें मोल का रेशियो पता होगा तो हम प्रेशर का रेशियो बता देंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इक्वल वेट्स ऑफ मेथेन गैस और हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर। एक खाली कंटेनर में मेथेन गैस और हाइड्रोजन दोनों को मिक्स किया गया है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करना होगा हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस CH4 अपॉन टोटल प्रेशर, ऐसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ, कौन सा हमारा रहेगा, टोटल रहेगा, ठीक है। तो टोटल, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रेशर आपको दिया है यहाँ पर, रेशियो पे प्रेशर का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मोल हमें पता चल जाए मोल का रेशियो, तो हम प्रेशर का भी रेशियो बता लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस के लिए यहाँ पर वेट तो दिया नहीं, तो हम वेट को ले लेंगे W, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 H2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। और अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल मोल मतलब मेथेन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो मेथेन का वेट दिया नहीं है, तो अपॉन में कितना 12 नहीं, मेथेन का कितना होगा 12 + 4 कितना 16। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। और इसका मोल कितना है, वो W/2 है, ठीक। तो यहाँ भी क्या करने, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे से W मिल जाएगा बाहर और W कट जाएगा। कैसे, यहाँ देखो, अगर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, W बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 16 और यहाँ बचेगा 1/2। इस तरीके से W कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 1/2 अपॉन में, यहाँ भी 16 करने के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हो जाएगा 9/16, ठीक है। तो देखो 1/2 9/16। तो बचपन में आप लोगों ने बहुत किया होगा 1 2 का 4। तो यहाँ पर भी क्या करना होता है, जो 1 वाला है ये 4 के मल्टीपल में चला जाएगा, ठीक है। 16 कहाँ चला जाएगा, 1 के मल्टीपल में, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 8, तो ये हो जाएगा 8/9। ये रेशियो आ गया आपका, ठीक है। ये गैस का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना था। अब इन क्वेश्चंस में यही रहता है कि आपको सिर्फ क्या करना होगा कि ये अगर हमें किसका प्रेशर पता चल जाए, हमें प्रेशर का रेशियो पता चल जाएगा, या मोल का रेशियो पता चलेगा तो प्रेशर का बता देंगे, और प्रेशर का पता चलेगा तो मोल का रेशियो बता देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया डाल्टन वाला पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आने वाले हैं ग्राहम डिफ्यूजन लॉ।
ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ठीक है, ये वाला। अब इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं ग्राहम डिफ्यूजन लॉ की ओर। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये मेथेन ना लेके यहाँ से ये H2 का निकाल लेते हैं। H2 है, देख लीजिएगा यहाँ पर H2 कर लीजिएगा हाइड्रोजन गैस का, इसका H2 का पार्शियल प्रेशर पूछा था, बाय हाइड्रोजन ये पूछा है, तो हाइड्रोजन का ही हमें यहाँ बताना। तो यहाँ H2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगली हेडिंग रहेगी हमारी ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ये मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। चलिए देखते हैं ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है गैस का, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, उसके डेंसिटी के। ये बताया था किसने, हमारे डिफ्यूजन ग्राहम ने। ठीक है, ये अब इसको क्या होता है, इसको कई टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से अगर देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये D1 हो, ये M1 हो, ये D2 हो, और ये क्या हो M2 हो, और ये V हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। ठीक है, या इसको हम और दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा M2 अपॉन में M1। तो ये कुछ इस तरीके से फार्मूले हैं। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ से देखो, अगर तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के, सॉरी मोलिकुलर वेट के, मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी क्या होगी, कम होगी। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी थोड़े और फार्मूले लिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब हम इसके डिफरेंट फॉर्म लिख रहे हैं डिफ्यूजन लॉ में, और ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे अगर हम वेलोसिटी V1 हो और ये V2 हो, ठीक है, टाइम कितना हो, T1 हो, ये T2 हो, और कोई गैस है, ठीक है, और उसके बाद में ये आपका मोल N1 हो, ये N2 हो। ठीक है, मोल के टर्म में, लेंथ के टर्म में L1 हो, ये L2 हो, और आपका यहाँ पर वेट के टर्म में M1 हो, ये M2। ठीक, इस तरीके से अगर है तो सबको बारी बारी से लिखेंगे। ये क्या है, वेलोसिटी रहेगी, और ये आपका क्या रहेगा, टाइम, ये मोल, ये लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से रहेंगे। अब इनके सबके फार्मूले लिखते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। एक ये हो जाएगा वेलोसिटी के टर्म में। दूसरा क्या हो जाएगा आपका L1 अपॉन L2 T2 अपॉन T1, और ये हो जाएगा M2 अपॉन M1। तीसरा हो जाएगा आपका N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1। यहाँ से क्या हो जाएगा M2 अपॉन M1। ठीक है, और फोर्थ वाला रहेगा हमारा कौन सा, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और ये वाला तो मास वाले में क्या रहेगा, M1 अपॉन M2 इंटू T2 अपॉन T1। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये चेंज हो जाता है, ये M1 अपॉन N2 हो जाता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैंने गलत कुछ नहीं लिखा इसमें,
ये आपके लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट। ये फार्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब क्या है, PV बराबर nRT। ये हम लोग जानते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। अगर इसको मैं लिखूँ यहाँ पर PV अपॉन में nRT, ये किसके लिए है, ये आइडियल गैस है। ये क्या है, आइडियल गैस बराबर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या है, PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1 होता है। अगर PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1 ना हो के 1 के बराबर ना हो, तो ऐसी गैस को क्या बोलते हैं, रियल गैस। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, रियल गैस बोलेंगे। और इस टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। इस टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से। और इसको नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये किसके, 1 के इक्वल नहीं होगा। जब 1 के इक्वल नहीं होगा तो उस गैस को क्या बोलोगे, रियल गैस। उस गैस को क्या बोलोगे, रियल गैस। और अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो इसे क्या बोलोगे, आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस, आइडियल गैस। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर Z के 2 केस हो सकते हैं। Z नॉट इक्वल टू 1 जब होगा तो 2 केस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, Z इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाए, या फिर Z इज़ लेस देन 1 हो जाए। जब Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये जब रहेगा तो रिपल्सन रहेगा। मतलब यहाँ पर Vm इज़ ग्रेटर देन 22.4 लीटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, Vm इज़ लेस देन 22.4 लीटर, 22.4, ये आपका इतना, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रहता है Z बराबर 1, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। तो ये इस तरीके से आपको PV बराबर nRT आइडियल गैस होती है। 1 के इक्वल होगा तब भी आइडियल गैस रहेगी। अगर 1 के इक्वल नहीं रहेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, रियल गैस बोल देंगे। और रियल गैस में भी 2 केस रहेंगे, जब Z इज़ ग्रेटर देन 1 और एक Z इज़ लेस देन 1 रहेगा। इतना रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वंडर वाल इक्वेशन की ओर। तो ये हम लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं वंडर वाल इक्वेशन की ओर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ थोड़ा गलत हो गया। ये यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रिपल्सन रहेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, अट्रैक्शन। इस केस में रिपल्सन, इस केस में अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। अब सही है, नोट कर लीजिए इसको और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हो गया। अब वंडर वाल इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग। वंडर वाल इक्वेशन पे, वंडर वाल इक्वेशन में क्या रहेगा, फॉर n मोल के लिए P प्लस n स्क्वायर अपॉन A बीस, यहाँ पर ये n स्क्वायर B और यहाँ पर क्या रहेगा, P माइनस NB इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगी गैस, वंडर वाल गैस फॉर n मोल। यहाँ पर भी ले लीजिए nRT। अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसे बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन। और ये क्या है, वॉल्यूम करेक्शन, ये क्या करता है, ये मेनली किसकी वजह से होता है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होता है। ये किसकी वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। ये क्या होता है, स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है। ये करेक्शन रहता है। ये हमारी जो इक्वेशन होती थी PV बराबर nRT, इस इक्वेशन में वंडर वाल में थोड़ा सा करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया है कि प्रेशर में ये टर्म ऐड कर दिया है, वॉल्यूम से ये टर्म सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन को नाम दिया जाता है वंडर वाल गैस इक्वेशन। यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है नोट करके, देखिए A और B क्या है, वंडर वाल गैस कांस्टेंट है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस
गैस का जो लिक्विफिकेशन है वो हमारा कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ए जो इसमें कांस्टेंट दिया गया है वो वाला, और यहाँ पर क्या रहेगा 1/b, यानी ए की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, अगर बी की बढ़ेगी तो क्या होगी, गैस इजीली लिक्विफाई नहीं होगी। और ऐसे ही टी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन होंगे हमारे, इससे क्या रहेंगे हमारे क्वेश्चन। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी अगर कोई बोले जैसे CH4 है और अमोनिया है NH3, ठीक है, इसका मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दिया 2.01 और इसकी दे दिया आपको 4.2, ठीक है, इस कांस्टेंट की। तो बोलेगा कि बताओ सबसे पहले कौन सी गैस लिक्विफाई होगी, तो आपको यहाँ पर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो जल्दी से आसानी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब अमोनिया जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से रहता है। अगर बी की वैल्यू दिया होगा आपको तो इसका मतलब वो लिक्विफाई आसानी से नहीं होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी ज़्यादा रहेगी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में। चलिए आप यहाँ देख लीजिए, ये छूट गया है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आई स्क्वायर है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, 3 केस होंगे। लो प्रेशर पर ये कैसे चेंज होगी, हाई प्रेशर पर, और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर क्या होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ज़्यादा होगा उसे हटा देना है। क्या ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर अगर लो है तो ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा होगा वॉल्यूम क्या होगा ज़्यादा, तो उसके करेक्शन को हटा देना है। क्या है, जो ज़्यादा होगा उसे हटा दो, किसको, करेक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पर किसमें वॉल्यूम का करेक्शन हटाना होगा, हमें क्या हटाना होगा, वॉल्यूम का करेक्शन। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी कि P प्लस ये बन जाएगा A/V² यहाँ पर, और ये इक्वेशन बन जाएगी वॉल्यूम का करेक्शन क्या है B, तो इसको हटा दो, यहाँ बचेगा सिर्फ V, ये बन जाएगी RT, और यहाँ से अंदर V ले जाओ तो ये बनेगा PV प्लस A/V = RT, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो तो ये हो जाएगा PV/RT, और ये क्या हो जाएगा प्लस में A/RTV = 1। दोनों साइड में हमने RT से क्या कर दिया है, डिवाइड। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा तो PV/RT, और साथ में बनेगा A/RTV = 1। और जबकि PV/RT होता क्या है, ये होता है Z, और इसको बराबर के उस पार ले जाओ तो 1 - A/RTV ये आ जाएगा। ये बताओ ये 1 से कम है कि ज़्यादा, कम है, तो कहेंगे Z = <1। Z > 1 रहेगा यहाँ पर। अच्छा, अब इस वाले में हाई प्रेशर में देखो, हाई प्रेशर होगा तो क्या करोगे, प्रेशर क्या हटा दो, प्रेशर वाला टर्म हटा दो, तो यहाँ बचेगा P और यहाँ बचेगा V - B = RT। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब अंदर P को ले जाओ अंदर, तो PV - PB = RT। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसमें भी वही दोनों साइड में RT से डिवाइड कर दीजिए आप, PV/RT, यहाँ क्या हो जाएगा PV/RT, यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा PV/RT = यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + PB/RT। तो देखो ये क्या आ जाएगा, PV/RT क्या होता है, ये होता है Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा PB + RT। एग्जाम में यही पूछेगा आपको, अगर हाई प्रेशर है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, ठीक है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन में। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो देखो ये Z क्या है, ये 1 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, Z > 1। तो ये हो जाएगा रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन, और यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन वाला। और अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है। हाई टेम्परेचर होगा,
तो हाई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो नो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि P प्लस अपॉन ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, P के, और V माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, V के। तो यानी इक्वेशन बन जाएगी PV बराबर RT। और ये कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैस जो वंडरवाल गैस है वो किस तरह बिहेव करेगी, वो आइडियल गैस की तरह। तो आइडियल गैस, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट हैं जो बहुत ज़रूरी है याद रखने हैं। ये इक्वेशन है, इसमें क्या करना है हमें, लो प्रेशर जो ज़्यादा होगा उसके करेक्शन को हटा देंगे। अगर प्रेशर लो है तो इसका मतलब ज़्यादा क्या है, इसका मतलब ज़्यादा है हमारा वॉल्यूम। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम वाला करेक्शन हटा दिया, यहाँ सिर्फ बचा V। इसको अंदर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा सॉल्व किया, यहाँ आ गया। फिर इसके बाद हाई प्रेशर लिखा होगा, प्रेशर हाई होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रेशर वाला टर्म, प्रेशर का ये करेक्शन इतना था, ये हटा देंगे, सिर्फ बचेगा क्या, P। तो इसलिए ये P लिखा और V माइनस B। इतना सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होगा तो क्या हो जाता है कि हमारी जो रियल गैस है, ये जो वंडरवाल गैस है, ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आइडियल गैस में। कोई पूछेगा आइडियल गैस की तरह कैसे, कोई गैस कब बिहेव करती है, जब हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो, ठीक है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आगे फिर चलिए देख लीजिए। ये जो A और B है वंडरवाल गैस कांस्टेंट है, ये गैस वंडरवाल गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है। इनकी यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग। यूनिट कभी कभी पूछ लेता है कि इनकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए प्रेशर वाले टर्म में क्या था, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फिजिक्स से कि भाई सेम क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर प्रेशर की यूनिट निकालें, प्रेशर की सॉरी एक यूनिट, तो A बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो P की यूनिट किस में, ATM में, और V क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में, लीटर में, और ये N क्या है, मोल स्क्वायर। तो ये A की यूनिट हो गई। अगर कोई पूछता है कि वंडरवाल गैस कांस्टेंट A की यूनिट बताओ तो यहाँ पर ये हो जाएगी। अगर ऐसे V की निकालनी है तो V माइनस NB था, तो इसको लिख सकते हैं V बराबर NB, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को B बराबर निकालना होगा तो V अपॉन में क्या हो जाएगा N। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका V की जगह पर हो जाएगा वॉल्यूम लीटर में, और ये N क्या होता है, मोल। तो कह सकते हैं B बराबर क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल। ये B की यूनिट निकल आएगी। एक और ज़रूरी फार्मूला क्या है, ज़रूरी फार्मूला ये है कि B बराबर 4 × NaV। ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 × 10⁻23। V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा देखिए, एक मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि जैसे एग्ज़ाम में आपको दे दिया कि कोई A गैस है जिसका A का कांस्टेंट दिया है 2.01 है, B का आपको दिया है 2.98 है, और C का आपको दिया है 4.03 है, और D को आपको दिया है 1.04 है। इस तरीके से आपको दे देगा और बोलेगा बताइए कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विफाई होगी, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए कौन सी गैस लिक्विफाई होगी। तो हमने बताया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, A के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B के। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू किसकी है, C वाले की। तो सबसे जल्दी लिक्विफाई होगा C, उसके बाद किसकी है, B वाले की, और उसके बाद कौन है, A वाले की, और सबसे कम कौन है, D। यानी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें लिक्विफाई के तो सबसे कम क्या है, D का, और उससे ज़्यादा हमारा रहेगा आपका A वाला। कौन सा, A वाला, और उसके बाद रहेगा B वाला, और फिर रहेगा हमारा लास्ट में C वाला। तो ये गैस का लिक्विफिकेशन ऑर्डर है कि कौन सी गैस कितनी जल्दी लिक्विफाई होगी, ठीक है। यहाँ तक नोट करें, आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये आपके सामने मैंने लिखा है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। होता क्या है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है
कि उस ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई गैस लिक्विफाई नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको ड्राइव करें, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग याद कर लेंगे कि TC बराबर 8A/27 RB होता है। PC यानी क्रिटिकल प्रेशर बराबर क्या होता है, यहाँ पर A है, ये A/27 B² होता है, VC बराबर 3B होता है। उसके बाद ये एक इक्वेशन होती है, ये आपको एज इट इज पूछी जा सकती है, सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है, क्वेश्चन इस पर नहीं आता है, सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि P गामा अपॉन 3/V गामा स्क्वायर अपॉन 3V गामा -1 8 गामा T, ठीक है, इस तरीके से। जहाँ पर ये क्या है, P गामा बराबर क्या होगा, P/PC, यानी ये टोटल प्रेशर, ये क्या है आपका क्रिटिकल प्रेशर, और यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर सिंपल टेम्परेचर रहेगा, और ये वॉल्यूम और ये क्रिटिकल वॉल्यूम। उसके बाद एक ये इक्वेशन रहती है PC/VC 3/T RTC, तो और इसको बोला जाता है डिफेक्ट ऑफ रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये इसको एज इट इज आपको याद करना है, ये वाली इंपॉर्टेंट रहेगी, एज इट इज ऐसे सिर्फ फार्मूला पूछेगा, और ये भी सिर्फ फार्मूला पूछेगा, तो आपको ऐसा फार्मूला सीधा लगाना है। यहाँ से सवाल हो सकता है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर A और B की वैल्यू आपको दे देगा कांस्टेंट की, और वहाँ पर रख के क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। TC PC कुछ भी दे सकता है। अच्छा, ये टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है, बॉयल टेम्परेचर बोला जाता है। तो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, A/B/R, ये सब क्या है, A वंडर वाल गैस कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट है, और R गैस कांस्टेंट रहेगा। ये TB और TC में रिलेशन है, ये इन दोनों का रिलेशन है। तो इतने ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे, और वहाँ पर इससे डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए देखिए, ये क्या है, यहाँ पर लिखा है गुल्डबर्ग रूल। इसमें क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर दिया है, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, अगर पूछता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दे देता है और बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, तो ये फार्मूला लगा के आप आराम से निकाल सकते हैं। टॉर्टन रूल क्या कहता है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दे देता है एंथैल्पी और बॉइलिंग पॉइंट, तो वो अप्रॉक्स किसके बराबर होती है, 21 के रख के इनमें से कोई एक चीज़ पूछेगा आपको और निकाल लीजिएगा। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है कि मीन फ्री पाथ में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, इनके बीच में जो एवरेज जो डिस्टेंस रहती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ में क्या होता है कि ये पूछ सकता है आपको डायमीटर, ये क्या है नीचे दिया है, ये कोलिजन डायमीटर है, ये सब क्या है, ये डायमीटर है, ये सिग्मा भी यही है, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर, ठीक है। के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर रहता है, और P क्या रहता है, प्रेशर रहता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है हमारे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, ऐसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 RT। अगर n मोल के लिए पूछता है तो 3/2 nRT हो जाएगा। अगर एवरेज पर मॉलिक्यूल पूछता है तो मॉलिक्यूल के हिसाब से पूछेगा तो 3/kT हो जाएगा, और जहाँ पर k क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहेगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम देखें तो वहाँ ये आती है 1.38 × 10⁻³ फिर उसके बाद काइनेटिक गैस ऑफ इक्वेशन जो होती है वो देखिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले लिख रहे हैं, फार्मूलों को यूज करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, वरना इनको ड्राइव करने में बहुत टाइम चला जाएगा, हमारे लोगों के पास टाइम बहुत है, कम है। तो PV बराबर 1/3 mn VRMS। अभी ये VRMS क्या है, ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद। तो ये क्या होगा, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का गया, और V को किस में लोगे, मीटर में, और आपको मास जो किस में लेना है, kg में लेना है। उसके बाद ये रिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा किससे, बॉयल टेम्परेचर से, और बॉयल टेम्परेचर किससे ज़्यादा आता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से, ये आपको पूछ सकता है। और इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है, ये आपका TI बराबर 2A/RB रहेगा, ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी, ये समझ लीजिए, ये जितना मैंने पढ़ाया उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको ये जरूरी पढ़ना है। तो इसमें 3 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे,
RMS पढ़ेंगे, ठीक है, V एवरेज पढ़ेंगे, और V क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आप देखो RMS में क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका फार्मूला जो लेंगे, V RMS बराबर होता है 3RT/m, कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3, यहाँ लिख सकते हैं PV/m, या इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो V/m क्या होता है, डेंसिटी, यहाँ क्या हो, M/v क्या होता है, डेंसिटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3P/d, इस तरीके से। ये क्या हो गई हमारी V RMS। RMS का मतलब स्क्वायर करो, वेलोसिटी का क्या करो, स्क्वायर करो, फिर मीन ले लो, फिर क्या ले लो, रूट ले लो। तो अलग अलग वेलोसिटी होंगी, उनका सबका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मीन लेंगे, मीन लेने के बाद रूट ले लेंगे। तो जो फार्मूला आता है वो ये होता है। उसके बाद एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज वाले में क्या होगा, 8RT/m, ठीक। इसी को अगर लिखना चाहूँ मैं तो लिख सकता हूँ 8PV/m, या इसी को और अच्छे से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हो 8, यहाँ हो जाएगा P/πt, सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस प्रकार की, जैसे अगर ये कोई ग्राफ रहेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम स्टेट पर पहुँच जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें रहेंगे 2RT/m। तो इसको और लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2PV/m, या इसी को और अच्छे से कैसे लिखो, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, 2, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, देखो ये हो जाएगा P/d। इस तरीके से ये सारे फार्मूले लिखे जा सकते हैं। V RMS का ये रहेगा, V एवरेज का ये रहेगा, V मोस्ट प्रोबेबल का ये रहेगा। सबसे ज़्यादा इसमें जो अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन रहता है तो V RMS सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में V एवरेज, फिर उससे कम कौन रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको किसको बताना है, RMS वाले को, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। अब इसको याद कैसे, इसको याद करने के लिए आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, RAM, राम, ठीक, राम करके याद कर सकते हैं कि 8 की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम A, फिर M, यानी एवरेज सबसे ज़्यादा आपकी RMS, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कुछ इस तरीके से आपको याद करना है। अच्छा, इनमें क्या रेशियो का देखिए, सब में यहाँ देखिए, यहाँ RTM है, यहाँ RTM है, यहाँ RTM है, डिफरेंस कहाँ सिर्फ आ रहा है रेशियो में। तो ये देखिए √3 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है रेशियो 8/, इनका रेशियो अगर पूछे तीनों का तो 8/π, और यहाँ क्या आ जाएगा √2। तो ये क्या है, ये हमारा है V RMS रेशियो, V एवरेज, और ये क्या है रेशियो, V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इस तरीके से आपको पूछ सकता है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन कोई अगर मैं देता हूँ, समझिएगा, क्वेश्चन को पूछेगा आपके पास N2 गैस है, ठीक है, उसके बाद CH4 गैस है, और आपके पास O2 गैस है। बोलेगा इनमें से सबसे ज़्यादा V RMS किसकी वैल्यू, V RMS वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर एक रिलेशन नज़र आ रहा है V RMS में, क्या रिलेशन है, सब में है ये रिलेशन, √m, यानी मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से इसका मोलिकुलर वेट निकालो, कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 28, यहाँ कितना हो जाएगा 12 4 16, और यहाँ कितना रहेगा 16, नहीं ये 16 32, यहाँ कितना रहेगा 32। तो सबसे ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, उससे कम मीथेन का, उससे ज़्यादा कितना है। तो जिसका ज़्यादा उसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी, कम हो जाएगी। इसका 16 × 32 इसका मोलिकुलर, इसका हाँ 16, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा कम कौन है, ये। तो इसका मतलब सबसे स्पीड में इसकी स्पीड हो ज़्यादा होगी, यानी V RMS से सबसे ज़्यादा इसकी, फिर उससे कम N2 की, सबसे कम O2 की।
ये VRMS का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वो एवरेज का भी पूछ सकता है, RMS का भी पूछ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का भी पूछ सकता है। क्वेश्चन लगाने को भी आ सकता है। तो मैंने बता रखा है कि R की 3 वैल्यू रखनी है। कौन कौन सी रखनी है? 8.3014 होती है, इसको हम लिख सकते हैं 25/3, ठीक। और ये कब रखनी होती है? ये रखनी होती है जब जूल में आंसर लेना होता है। और R अगर 0.0821 रखना है, इसका मतलब इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/12, ठीक है। और ये कब लेते हैं? जब लीटर ATM में दिया हो, ठीक है। और R की वैल्यू 1.98 ये यहाँ यूज नहीं होगी, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादातर यूज करते हैं। ये कैलोरी पर मोल में होती है, तो इसलिए इसको हम लगभग 2 मान के चलते हैं। यानी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इतना ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25/3, और ये क्या हो जाएगा? 1/12, और ये इतना। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। कब? इसमें 2 केस हो सकते हैं, जब गैस सेम हो और टेम्परेचर अलग अलग दिया हो। इसमें क्या हो सकता है? जब टेम्परेचर वो डिफरेंट गैस और सेम टेम्परेचर हो। तो इसमें क्या होगा? गैस देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखो, ये मैक्सिमम ने बताया था, जहाँ पर मैक्सिमम जाती है वो क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा ऐसे करके बना लो चाहो तो, एक मिनट, ये इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगी? ये हमारी एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी, और ये वाला क्या हो जाएगा कहीं पर? ये हमारी हो जाएगी VRMS, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा ऐसे, ये क्या है? T1 टेम्परेचर पे ले लिया है, और ये क्या ले लें? अगर T2 टेम्परेचर पे ले लें, क्या ले लें? T2 टेम्परेचर। तो कर्व और फ्लैट होता चला जाएगा। कर्व क्या होता चला जाएगा? फ्लैट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ कहीं पर ये हमारी फिर से क्या आ जाएगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यहाँ आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ कहीं पर क्या आ जाएगा? हमारा VRMS, ठीक है। तो जितना एक और अगर लेंगे तो और कर्व फ्लैट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कर्व आता है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो कर्व उतना ही फ्लैट होता जाएगा। इसमें T2 इज़ ग्रेटर देन होता है T1 के। ये आपको पूछता है कि इस तरह के ग्राफ में टेम्परेचर का क्या रिलेशन रहता है। तो ये T2 इज़ ग्रेटर देन T1 होता है। यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मास रहेगा, तो ये क्या रहेगा? इसमें भी वही हाल है, जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी, वो क्या होता जाएगा? उतने ही क्या होगा? अपोजिट रिलेशन होता है ना मोलिकुलर वेट का और वेलोसिटी का। मोलिकुलर वेट बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये कर्व और ऐसा होता चला जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और ऐसा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये बन के आ जाता है। तो आपको ये कर्व याद रखने हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का है, और ये एवरेज का, ये VRMS का, टेम्परेचर का, इस पर ये फर्क पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। यहाँ तक नोट हो जाए तो ये क्या है हमारा? ये तब लेंगे जब हम लोग डिफरेंट गैस होगी, ठीक है, और सेम टेम्परेचर रहेगा, ठीक। और ये वाला कब रहेगा हमारा? जब सेम गैस होगी, डिफरेंट टेम्परेचर। चलिए देखिए, एक लास्ट टॉपिक रह गया है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये एटॉमिसिटी गामा इज इक्वल टू CP/CV, ये हमें निकालना होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इसे पूरा ना करके सीधा ये गामा इज इक्वल टू, यानी एटॉमिसिटी अगर बताना है तो 2/n। n क्या होगा? n क्या होगा? मोनोटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक अगर है कोई गैस, मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक मतलब सिर्फ एक है उसमें एटम, तो मोनोएटॉमिक होगा तो उसके लिए n बराबर 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन होंगे, सिर्फ उसमें कैसा होगा? ट्रांसलेशनल मोशन होगा, इसलिए n बराबर क्या रख देंगे? 3। यहाँ n बराबर 3 रख देंगे मोनोटॉमिक के लिए। दूसरी बात फिर डाईएटॉमिक, डाईएटॉमिक के में क्या होगा? n बराबर 5 रखेंगे,
लो टेम्परेचर पर, ठीक है, लो टेम्परेचर पे, और n बराबर 7 रखेंगे हाई टेम्परेचर पर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। यानी जैसे आपको कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, n बराबर 5 रखेंगे लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पर n बराबर 7 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा। फिर ऐसे ट्राई एटोमिक होगा, तो ट्राई एटोमिक के लिए कितना रखते हैं, n बराबर 6 रखते हैं, ठीक है। तो यानी ट्राई एटोमिक में आपकी वैल्यू 1.13 आएगी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए भी, नॉन लीनियर के लिए भी। लेकिन होगा क्या, जब हाई टेम्परेचर आप ले लेंगे, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो लीनियर के लिए तो आपकी आ जाएगी 1.5, ठीक है, और नॉन लीनियर के लिए आ जाएगी 1.7, ठीक। तो ये आ जाएगी एटोमिसिटी, इतना आपको यार ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर यानी मोलर रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम टोटल पूछता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पर रख दोगे। ट्रांसलेशनल मोशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, रोटेशनल और फिर यहाँ पर वाइब्रेशनल, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन आपको निकालना है किसी को, डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे निकालते थे हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कितना 3n-5 किसके लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए लेते हैं हम लोग, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 3n-6 लेते हैं नॉन लीनियर के लिए। ये कुछ इस तरीके से रखते हैं। फिर यहाँ पर क्या सी वी, अगर ये टोटल निकालना है एट लो टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल में थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन अगर वेरी लो टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको निकालना होगा वहाँ पर। जैसे अगर उसने कहा कि बताओ हीलियम गैस के लिए एटोमिसिटी कितनी होगी, तो आप यहाँ पर ये मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक में 1 + 2/3 रख लो, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5/3, तो ये 1 पॉइंट कितना करके आ जाएगा, कुछ जो भी वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये मोनोएटॉमिक के लिए आ जाएगी एटोमिसिटी। ऐसे डायटोमिक के लिए भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये यहाँ तक हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन है वो करवा देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 2 गैस A and B have the molecular weight 144 and 64 respectively, the rate of diffusion will be the ratio। पूछा है कि गैस का मोलिकुलर वेट दिया है और रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला, R1/R2 = M2/M1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले का मोलिकुलर वेट है 64, पहले वाले का है 144, तो इसका कितना आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 12, यानी कह सकते हो कि 8:12। दिस इज द आंसर, ठीक। ये आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से। फिर उसके बाद बोला है द वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर द गैसेस हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया विल बी द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो अब देखो इनमें से पूछा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, Vmp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2RT/m। यहाँ से क्या रिलेशन निकल रहा है, निकल रहा है कि 1/√m, यानी जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा उसकी क्या ज़्यादा रहेगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा। यहाँ पर अगर देखो तो CO2 का कितना होता है, CO2 का होता है मोलिकुलर वेट 44, और आपका हीलियम का रहेगा 2, ठीक है, नहीं 4 रहेगा मोलिकुलर वेट, और यहाँ से CH4 का 12/16, और यहाँ पर CH4 है, और ये क्या है अमोनिया NH3 का 17। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका रहेगा, इस वाले का, उससे कम किसका रहेगा, उससे कम रहेगा इस वाले का। देखिए तो सबसे कम वाला है जो कम मोलिकुलर वेट रखेगा उसी की वेलोसिटी क्या रहेगी ज़्यादा, यानी हीलियम वाला सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में हीलियम सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, यहाँ इस वाले ऑप्शन में। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा, बट हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, यहाँ सिर्फ रिलेशन से दिखाना है कि ये मोलिकुलर वेट और ये वेलोसिटी का अपोजिट रिलेशन रहेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगी। तो यहाँ पर क्या है मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम। तो हमारा ऑप्शन ये वाला
सही हो जाएगा। तो वहाँ एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 1 मिनट के बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आपको करवाएंगे, वहाँ सिर्फ ऐसा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन। और अब जो है क्वेश्चन हमारा, अगर आपको पूछ सकता है फॉर आइडियल गैस, पूछा भी था या ऐसे कर सकते हो, ये इस बार पीजीटी वाले में आया था, फॉर रियल गैस z इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन में z इज ग्रेटर देन 1। तीसरा क्या रहेगा आपका, नहीं फॉर रियल गैस, हाँ z बराबर ये रहेगा, या कह सकते हो, 1 मिनट, ये यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, रियल गैस के लिए नहीं, यहाँ पर आइडियल गैस ले, आइडियल गैस के लिए था, आइडियल गैस के लिए इट्स ग्रेटर देन 1, और ये आपका लेस देन 1। ठीक है, फोर्थ में नन ऑफ दीज लिख लेते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आइडियल गैस के लिए मैंने बताया z बराबर कितना होता है 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपको 2-3 वैल्यू करके दे देता है, ठीक है, तो उसमें जो 1 के बराबर रहेगी तो वो आइडियल रहेगा, जो 1 के बराबर नहीं होगी वो 2, 3, 4 कुछ भी दे, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सी रिएक्शन है, वो रियल गैस है। वो कौन सी होगी, रियल गैस होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से दे दे, यहाँ पर ये CH4 अमोनिया और यहाँ पर ये CH4 अमोनिया हो गया हमारा, और ले लेता हूँ CO2 और हीलियम। ठीक है, और यहाँ पर मैं VRMS की वैल्यू दे रहा हूँ, VRMS वैल्यू आपको मैच करानी है, कौन सी वैल्यू किससे होगी। 2.1 इतना 2.08 3.98 1.08, ये आपको क्या दिया होगा, ये आपको गैसेस दे हैं और यहाँ पर वेलोसिटी लिखी है, तो पूछता है कि कौन किसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन बताया था कि VRMS बराबर क्या होता है, VRMS बराबर होता है आपका अंडर रूट में RT अपॉन में m, और m क्या है, बढ़ेगा तो RMS घटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका रहता है आपका 16, ये रहता है 17, ये रहता है 44, ये रहता है 4। ठीक, तो इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका है, या सबसे कम देख लो, सबसे कम इसका है, जिसका सबसे कम उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उससे कम कौन सा है, उससे कम है ये 16 का चला जाएगा आपको इसके साथ में। फिर उससे कम है ये, तो ये इसी के साथ में, और ये वाला इसके साथ में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था गैसेस स्टेट चैप्टर। इसमें क्या है, हमने सारे फार्मूले करवा दिए हैं आपको। फार्मूलों को क्या करना है, एक बार लिख कर उसको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, और सारे क्वेश्चन अभी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, उस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर में ये सारे फार्मूले यूज होंगे, और उस टाइम पर हम लोग वो क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई अभी फार्मूले और ये सब हम लोग थोड़ा देख ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, पूरा कंप्लीट रूप से ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा गैसेस स्टेट में इससे बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर ही लगभग पूछेगा। तो आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जल्दी ही शायद 5 सितंबर के बाद से आपको चालू हो जाएगा क्या, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर। उसमें क्या होगा, वो हो सकता है लाइव वाला सेशन रहेगा उसमें, तो आपको उसका टाइमिंग बता दी जाएगी पहले से, या फिर अगर रिकॉर्डेड रहेगा तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, पहले अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद देखोगे काइनेटिक्स जो है अपना, काइनेटिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, थर्मो से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इनके बिना पढ़े हुए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट कराने का कोई मतलब नहीं बनता। ये पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट नज़र आता है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम लोग उसको देखकर अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।